हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। आज हम पढ़ेंगे, देखो मैंने लिखा है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। आज हम ये पढ़ेंगे। तो मैंने डेफिनेशंस भी लिखे हैं। देखो क्या लिखा है। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम्स टू व्हिच द मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम और आयन क्या है? द नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम्स टू व्हिच द मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड। इसका मतलब क्या है ना? द टोटल नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, द टोटल नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स formed by the central metal ion and the donor atoms of the ligands। देखो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जो सेंट्रल मेटल आयन होते हैं और एटम उसके साथ क्या करते हैं, लिगेंड बॉन्ड बनाता है। तो लिगेंड के पास तो डोनर एटम्स होते हैं, तो जितने डोनर एटम्स को देकर मेटल के साथ बॉन्ड बनाते हैं उसी नंबर को कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो मैंने क्या कहा, तो देखो यानी कि यहाँ मेटल के साथ लिगेंड के जितने डोनर एटम्स जुड़ते हैं या जितने डोनर एटम्स डायरेक्टली बॉन्ड बनाते हैं उसी को ही कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट सेंट्रल एटम और आयन। अब हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। CuNH3 होल 4 2+। ये क्या है? एक कॉम्प्लेक्स आयन है। अब देखो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये क्या है? सेंट्रल आयन। तो सेंट्रल आयन के साथ ये क्या है? लिगेंड। कितने लिगेंड है? 4 NH3 मॉलिक्यूल, यानी कि 4 लिगेंड। अब देखते हैं कि ये कौन सा लिगेंड है, मोनोडेंटेड है या डाइडेंटेड है या पॉलीडेंटेड है। तो हम क्या जानते हैं, NH3 मॉलिक्यूल क्या है? एक मोनोडेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड लिगेंड यानी कि इसके पास एक ही डोनर एटम्स होंगे। इसके पास क्या होंगे? एक डोनर एटम। तो एक NH3 मॉलिक्यूल के पास एक डोनर एटम है, यानी कि एक NH3 मॉलिक्यूल कॉपर के साथ एक ही बॉन्ड बना सकता है। तो यह कितने NH3 मॉलिक्यूल है? 4 NH3 मॉलिक्यूल, यानी कि 4 बॉन्ड बनाएंगे कॉपर 2+ आयन के साथ। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉपर 2+ आयन कितने होंगे? 4। या हम बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स आयन के कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होंगे? 4। मैंने और एक एग्जांपल लिया है PtCl6 होल 2-। तो यहाँ पे Pt क्या है? सेंट्रल आयन, और यहाँ पे क्या है? 6 क्लोराइड आयन लिगेंड्स है। तो एक क्लोराइड आयन क्या है? ये भी क्या है? एक मोनोडेंटेड लिगेंड, यानी कि एक क्लोराइड आयन के पास एक ही डोनर एटम होंगे। तो 6 क्लोराइड आयन यानी कि 6 डोनर एटम्स, यानी कि 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होंगे? इक्वल्स टू 6। ठीक है, ये हमने 2 एग्जाम्पल लिए हैं जो कि है मोनोडेंटेड लिगेंड के साथ बॉन्ड बना रहा है। अब हम देखते हैं डाइडेंटेड लिगेंड के साथ अगर बॉन्ड बना रहा हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। देखो FeC2O4 होल 3 3-। यहाँ पे देखो C2O4 क्या है? एक डाइडेंटेड लिगेंड।
हमने पहले वीडियो में देखा था, एक क्या है, एक डाइडेंटेड लिगेंड, यानी कि C2O4 के प्लस कितने, एक C2O4 के पास कितने डोनर एटम्स होंगे, 2। तो यहाँ पे कितने C2O4 आयन है, 3 C2O4 2- आयन से। इसका मतलब क्या है, ये जो आयरन है, आयरन के साथ कितने बॉन्ड बनाएंगे, 6 बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6। तो यहाँ पे C2O4 2- यानी कि ऑक्सलेट आयन कितने हैं, 3। तो 3 ऑक्सलेट आयन यानी कि 6 डोनर एटम्स। मैं एक बार इसका स्ट्रक्चर फिर से ड्रॉ कर देती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। C2O4 2- C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O-। देखो यहाँ पे कितने डोनर एटम्स हैं, एक, यानी कि एक C2O4 2- कितने बॉन्ड बनाएंगे सेंट्रल मेटल आयन के साथ, 2। तो यहाँ पे 3 C2O4 2- है, तो यहाँ पे कितने बॉन्ड बनाएंगे, टोटल 6 बॉन्ड्स बनाएंगे। यानी कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होंगे, 6। समझ में आया स्टूडेंट्स? ये था मोनोडेंटेड लिगेंड, ये था डाइडेंटेड लिगेंड। और एक डाइडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल देख लेते हैं। देखो तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। COEN3 3+, EN मतलब इथिलीन डायएमीन। इसका स्ट्रक्चर देख लो, NH2 CH2 CH2 NH2, यानी कि इसके पास कितने डोनर एटम्स होंगे, 2। तो एक EN मॉलिक्यूल के पास 2 डोनर एटम्स हैं। तो यहाँ पे 3 EN मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि टोटल कितने डोनर एटम्स होंगे, 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होंगे, 6। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होंगे। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये था मोनोडेंटेड और डाइडेंटेड लिगेंड। अब एक देख लेते हैं हेक्साडेंटेड लिगेंड। देखो CaEDTA होल 2-। हम पहले वीडियो में देखा था EDTA क्या है, एक हेक्साडेंटेड लिगेंड। इसका फुल नाम क्या है, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन। ये क्या है, एक हेक्साडेंटेड लिगेंड। मैं एक बार इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देती हूँ तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो NCH2 N, यहाँ पे 2 बॉन्ड, यहाँ पे क्या CH2 C डबल बॉन्ड O-, यहाँ पर भी CH2 C डबल बॉन्ड O-। यहाँ पर भी सेम होंगे, CH2 C डबल बॉन्ड O-, CH2 C डबल बॉन्ड O-। देखो कितने डोनर एटम्स होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो 6 डोनर एटम्स। तो 6 डोनर एटम्स, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक EDTA मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होंगे, 6। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट है, क्या है, यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा, ओनली सिग्मा बॉन्ड्स इज काउंटेड, ओनली सिग्मा बॉन्ड आर काउंटेड। यानी कि यहाँ पे जो मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, सिर्फ यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड ही काउंट करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेशन में। यहाँ पे पाई बॉन्ड काउंट नहीं होंगे, ठीक है। पाई बॉन्ड्स आर नॉट काउंटेड, पाई बॉन्ड्स आर नॉट काउंटेड। यहाँ पे पाई बॉन्ड्स काउंट नहीं होंगे, केवल क्या होंगे, सिग्मा बॉन्ड्स काउंटेड होंगे, ये याद रखना। आई होप आपको अच्छे समझ में आया कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। मैं सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से समझा दिया है, आप एक बार देख लेना।
अब आते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स, क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। तो स्टूडेंट्स, आपने पहले भी ऑक्सीडेशन नंबर्स पढ़ा है, ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ आयन। तो यहाँ पे क्या देखेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देखो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? इट इज द चार्ज लेफ्ट ऑन द central atom when all the bonding pairs of electron are removed। मैंने क्या लिखा? It is the charge left on the central atom when all the bonding pairs of electrons are removed। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेटल एटम के ऊपर जो चार्ज होते हैं, कब चार्ज पड़ते हैं? न जब उसके सारे बॉन्डिंग्स पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया जाता है। यानी कि मेटल और लिगेंड के बीच जो बॉन्ड होता है, जब ये बॉन्ड, लिगेंड तो हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट करते हैं, तो जब लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को लेकर रिमूव होते हैं तो मेटल के ऊपर एक चार्ज पड़ता है। इसी को क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। इसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। देखो, जब हम सिंपल आयंस का ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे, सिंपल आयंस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? उसका चार्ज होगा, चार्ज ऑफ द एटम। लेकिन अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स के अंदर सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होंगे? ऑक्सीडेशन नंबर इज द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन numbers of its constituent atoms और ions। ठीक है, जब हम कोई सिंपल एटम्स और आयंस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो क्या होगा? उसका चार्ज ही होंगे। लेकिन जब हम कोई कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे कोई मेटल और आयन का, तो वो क्या होगा? वो जो कॉम्प्लेक्स है उसका ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयंस का चार्ज मिला के हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। देखो, अब हम सीखेंगे कि सेंट्रल आयन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे हैं। इसका प्रोसेस हम अभी सीखेंगे। तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ याद रखना है, जैसे कि कुछ लिगेंड्स। देखो, H2O, NH3, COEN, ये सारे क्या है? मॉलिक्यूल है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होंगे? ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होंगे? 0। तो हमें ये अच्छे से याद रखना है। H2O, NH3, COEN और बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ जो कॉमन पड़ता है वही हम जानेंगे। ठीक है, और क्या है? देखो, CN माइनस, OH माइनस, Cl माइनस, F माइनस, HCN माइनस, Br माइनस, I माइनस, ये सारे लिगेंड्स का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होंगे? -1। और कुछ देख लेते हैं कॉमन लिगेंड्स। SO4 2 माइनस, C2O4 2 माइनस, CO3 2 माइनस, इसका क्या होंगे? ऑक्सीडेशन नंबर -2। चार्ज ही बताएगा, इसका चार्ज जो है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। तो इसे क्या है? -2। यहाँ पे और एक भी है ONO माइनस, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -1।
देखिए H2O NH3COEN, इसका क्या है, यहाँ पे और भी हो सकते हैं पिरीडिन, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 0। तो ये जो लिगेंड्स है और मॉलिक्यूल्स है इसका ऑक्सीडेशन नंबर अच्छे से याद कर लेना है। अगर ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें याद होंगे तो हम सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर इजीली निकाल पाएंगे। और कुछ काउंटर आयंस है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर भी हमें याद रखना है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम। सोडियम का क्या होता है +1, पोटेशियम का क्या होता है +1, अमोनियम का क्या होता है +1, और क्या हो सकते हैं कैल्शियम, इसका क्या होंगे +2। तो ये सारे कॉमन एग्जाम्पल है, इसको अच्छे से याद कर लेना है। ये अगर अच्छे से याद होगा तो हम ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल एटम का निकाल सकते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल की मदद से देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे हैं। पहला एग्जाम्पल देखो, Cu (3-), देखो निकालते कैसे हैं। हमें जिसका ऑक्सीडेशन नंबर, जो मेटल और आयन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, उसको हमेशा हम क्या लिखेंगे या क्या मानेंगे x, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या, किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे कॉपर का, तो कॉपर का हम क्या मानते हैं कि कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर है x। अब क्या, अब देखो यहाँ पे कौन सा लिगेंड है Cn-। सो Cn- हमने अभी भी लिखा था, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होता है -1, यानी कि -1 कितने हैं Cn-4 × 4। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर होंगे वो क्या होंगे इक्वल्स टू टोटल चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितने चार्ज है -3। अब देखो निकालेंगे, यहाँ पे x -1 × 4 यानी कि -4 इक्वल्स टू -3, और x इक्वल्स टू -3, यहाँ पे हो गया +4 यानी कि +1। तो हम क्या पाया कि कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +1। अब हम ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे कैसे, हमेशा रोमन न्यूमेरल से ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे कॉपर 1 फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर रोमन न्यूमेरल्स लिखते हैं, ऐसे ही लिखा जाता है ऑक्सीडेशन नंबर। जब हम नेमिंग करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, CONH3(6)3+। तो यहाँ पर भी देखो हमें किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है कोबाल्ट का। तो कोबाल्ट का हम मान लेते हैं x प्लस NH3 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है 0। तो 0 × 6 यानी कि 0 इक्वल्स टू टोटल चार्ज कितना है +3। तो x इक्वल्स टू +3, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होंगे, तो हमें ऐसे लिखना है कोबाल्ट 3। और कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। Na2PtCl6। तो यहाँ पर देखो कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है लेकिन हमें निकालना है। तो यहाँ पे बाहर क्या है काउंटर सोडियम। तो सोडियम का हमने क्या देखा था ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है हमेशा +1। तो +1 यहाँ पे कितने सोडियम है 2। तो यहाँ के ऑक्सीडेशन नंबर क्या होंगे +2। तो यहाँ पे +2। तो यहाँ पे चार्ज न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें यहाँ पे कितने चार्ज होने चाहिए -2। यानी कि हम यहाँ किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे प्लैटिनम का। तो प्लैटिनम को देंगे x मानते हैं प्लस क्लोराइड कितना है 6। क्लोराइड का कितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1। -1 × 6 इक्वल्स टू टोटल चार्ज क्या होंगे -2।
और x माइनस 6 इक्वल्स टू -2 और x इक्वल्स टू +4। तो यहाँ पे प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होंगे? +4। मैं एक नाम लिख देती हूँ तो आपको नेमिंग के बारे में थोड़ी सा आइडिया होंगे। इसका नाम क्या होंगे? सोडियम हेक्सा क्लोरो प्लैटिनेट 4, ऐसे ही लिखा जाता है ऑक्सीडेशन नंबर। फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर रोमन न्यूमरल्स। और कुछ देख लेते हैं। तो यहाँ पे और एक चीज़ हमने जो पहले कुछ देर पहले पढ़ा था, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर अब देखिए, यहाँ पे प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6 क्लोराइड आयंस, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, नेक्स्ट क्या है? K3 FeC2O4 होल 3। यहाँ पे देखो काउंटर आयन क्या है? पोटेशियम। पोटेशियम के कितने होता है? +1। 3 पोटेशियम, यानी कि यहाँ पे चार्ज कितने होंगे? +3। यहाँ पे टोटल कितने होंगे? -3। तो यहाँ पे अब आयरन के निकालते हैं। आयरन के क्या मानते हैं? X प्लस ये क्या है? C2O4 2-, यानी कि इसका चार्ज कितने होंगे? -2 कितने हैं? इंटू 3 इक्वल्स टू चार्ज कितने होंगे? -3। तो x -6 इक्वल्स टू -3। x इक्वल्स टू क्या होगा? +3। यानी कि यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होंगे? +3। और आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होंगे? 6। एज क्या है? C2O4 2-, ये क्या है? डाइडेंटेड लिगेंड। और एक देख लेते हैं, CONH3 Cl2। देखो यहाँ पे बाहर क्या है? क्लोराइड। 2 क्लोराइड आयन, यानी कि इसका चार्ज क्या है? -2। तो इस टोटल का चार्ज क्या होंगे? +2। अब हम कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे। तो X प्लस NH3 का क्या होते हैं? 0। तो 0 × 5 0, प्लस क्या होंगे? क्लोराइड का -1 इक्वल्स टू क्या होंगे? +2। तो X इक्वल्स टू क्या होंगे? +3। ठीक है, ऐसे ही निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे साथ ही साथ देख लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होंगे। कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होंगे? 5 NH3 मॉलिक्यूल और 1 क्लोराइड आयन, यानी कि 6। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होंगे? 6। तो वैसे ही निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। आई होप आप अगर घर में थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे कि तो आप भी अच्छे से कैलकुलेट कर पाएंगे। ये कोई सीरियस टाइप्स या कोई हार्ड कैलकुलेशन नहीं है, ये बहुत ही इजी कैलकुलेशन है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? होमोलेप्टिक एंड हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ये एक छोटू सा चीज़ रह गया है, तो ये बहुत ही आसान है। इसको अब हम देख लेते हैं क्या है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स और क्या है हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो होमोलेप्टिक क्या है? होमो मीन्स क्या है? सेम, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स होंगे, कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मेटल होंगे, मेटल अगर सेम तरह की डोनर ग्रुप्स या लिगेंड के साथ जुड़ते हैं तो उसे कहते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। क्या कहा मैंने? कॉम्प्लेक्सेस इन व्हिच a metal is bound to only one kind of डोनर ग्रुप्स, यानी कि एक ही तरह के लिगेंड के साथ अगर कोई मेटल जुड़ते हैं और वो एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। अब हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। देखो CONH3
होल 6 3 प्लस। यहाँ पे देखो कोबाल्ट क्या है, 6 NH3 मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ रहे हैं, यानी कि एक ही तरह की मॉलिक्यूल के साथ जुड़े हैं, तो ये क्या है, एक होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। और एक देख लेते हैं FeCN होल 6/4 माइनस। यहाँ पर भी देखो आयरन क्या है, 6 CN माइनस के साथ जुड़ रहे हैं, यानी कि एक ही तरह के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ रहे हैं, तो ये भी क्या है, एक होमोलेप्टिक मॉलिक्यूल्स है या होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। अब नेक्स्ट क्या है, हेटेरोलेप्टिक। हेटेरोलेप्टिक ये क्या था, सेम मॉलिक्यूल्स, और ये क्या करेंगे, यहाँ पे मेटल क्या करेंगे, 2 या 2 से अधिक डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ेंगे। जैसे कि तो देखो CONH3 होल 4 Cl2 होल प्लस। देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, कोबाल्ट कह रहे हैं 4 NH3 मॉलिक्यूल और 2 क्लोराइड आयन के साथ बॉन्ड बना रहा है, यानी कि 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो ये क्या है, हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का एक एग्जाम्पल। ये बहुत ही आसान था। कोई आई होप मैंने आज जो भी पढ़ाया है आपको अच्छे से और समझ में आए होंगे। अगर आप एक बार देख के नहीं समझ पाए तो वीडियो को 2 बार चलाकर देखिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।